नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। चौहान राजवंश हम पढ़ रहे थे और एक क्लास हमने देखी जिसमें चौहान वंश की स्थापना, उत्पत्ति स्थल और परिचय में जो सारी बातें आती हैं, कौन इसका संस्थापक था, वो सब कुछ हमने देख लिया था। और हम गोविंद तृतीय को तक पढ़ चुके थे, है ना। गोविंद तृतीय के बारे में जो बातें थी वो हमने देख ली थी। और आज उससे आगे का इतिहास हम पढ़ेंगे, जिसमें पृथ्वीराज प्रथम हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, पृथ्वीराज प्रथम से हम प्रारंभ करेंगे। पृथ्वीराज प्रथम, ठीक है, पृथ्वीराज प्रथम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, पृथ्वीराज प्रथम के बारे में हमको बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। इसके संबंध में बस दो तीन जानकारियाँ ही मिलती हैं। पहली तो ये कि इसने महाराजा धीराज परम भट्टारक परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, एक बात ये। दूसरी बात ये मिलती है कि 1105 में और पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने के लिए 700 चालुक्य वहाँ पे आते हैं, जिनको इसने जो है मौत के घाट उतार दिया था। एक ये बात इसके समय की बड़ी महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात इसके समय की है वो ये है कि रेवासा सीकर में जीर्ण माता का मंदिर इसके काल में बना और इसके मंत्री हट्टड़ ने उसका निर्माण करवाया था। बस ये तीन बातें आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखनी है, तो इनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तीनों बातों को, और फिर हम जो है अगले शासक की ओर चलेंगे। ठीक है, तो इसने इसने परम भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, एक बात ये हो गई। दूसरी, इसके समय पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए 700 चालुक्यों को, लूटने आए 700 चालुक्यों को इसने, मतलब पृथ्वीराज प्रथम ने, इसने मौत के घाट उतारा। ठीक है, एक ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। और आखिरी बात इसके संबंध में जो ध्यान रखनी है वो विद्यार्थियों ये है कि इसके सामंत क्या नाम था सामंत का, इसके सामंत हट्टड़ द्वारा रेवासा कहाँ पड़ता है, सीकर में, है ना, सीकर में जीर्ण माता का मंदिर बनवाया गया, है ना। जीर्ण माता का मंदिर बनवाया गया। ठीक है, जीर्ण माता का मंदिर बनवाया गया, तो ये हट्टड़ ने बनवाया था। ये ध्यान रखना, आर्ट एंड कल्चर का भाग है। और जो जितनी भी देवियां हैं ना, उन देवियों में सबसे लंबा जो गीत माना जाता है वो जीर्ण माता का माना जाता है। ये आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और लोक देवताओं में शायद देवनारायण जी का है, आप देख लेना अपने स्तर पे। तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है पृथ्वीराज फर्स्ट में। इसके बाद जो अगले शासक बनेंगे वो बड़े ही महत्वपूर्ण शासक हैं और उनका नाम है अजय राज, ना, अजय राज। ठीक है, अजय राज को आप हेडिंग जमा दें। अजय राज बड़े ही गजब के शासक हुए हैं और इनका शासनकाल जरूर जो है हमारे गोपीनाथ शर्मा जी, उन्होंने लिखा है 1109 से इनका शासनकाल प्रारंभ बताया जाता है और 1133 तक वो लिखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
इनका शासनकाल 1109 से और 1133 ईस्वी तक, ठीक है, ईस्वी, ठीक है। तो चलो इसके समय की प्रमुख घटनाओं के बारे में हम लिख डालते हैं, ठीक है। प्रमुख घटनाएं क्या क्या हैं वो सारी बातों को एक एक करके मैं लिख देता हूँ। बोल के सुनाऊंगा तो भी वही बात है, लिख दूंगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई क्रॉस वेरिफिकेशन यहाँ पे करना है नहीं, मतलब दूसरे व्यक्ति के साथ इसका कोई संघर्ष नहीं है, सीधी सी बात है। एक तो इसने गढ़वेटली जो पहाड़ी है वहाँ पे अजय मेरू दुर्ग बनवाकर और अजमेर नगर की स्थापना की, और अजय मेरू को अपनी राजधानी बनाता है अजमेर को, ठीक है, और जो आजकल तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। एक बात, दूसरी बात ये कि इसने अजमेर में जो है चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे, जो अजय प्रिय द्रह्म के नाम से जाने जाते हैं, जिन पर स्वयं का व अपनी पत्नी सोमल देवी का उल्लेख मिलता है। दूसरी बात जो है, ये शैव धर्म का अनुयायी था, फिर भी ये सभी धर्मों का संरक्षण प्रदान करने वाला था। जैसा कि इसने जैन धर्म के जो दोनों शाखाएं होती हैं, दिगंबर श्वेतांबर, उनके मध्य शास्त्रार्थ करवाया था, उसकी अध्यक्षता शुभ ने की थी। इसके अलावा अजमेर में जो पार्श्वनाथ का मंदिर है उसको स्वर्ण कलश भेंट किया था, है ना। तो ये सारी विशेषताएं हैं। गर्जन मातंगों को इसने पराजित किया था, जो गजनी के शासक हैं उनको इसने पराजित किया था, गर्जन मातंग के नाम से उनको जाना जाता है। और अंत में इसने क्या किया था कि अपने पुत्र अरुणराज के पक्ष में सिंहासन त्याग कर और तपस्या करने के लिए ये जो है पहाड़ियों में चले जाते हैं। ये सारी बातें हैं, तो एक एक करके मैं लिख डालता हूँ, फिर हम बात करेंगे अगले शासक की, ठीक है। तो चलो, अजय राज, है ना। तो इसने गढ़बीठली नामक पहाड़ी पर अजय मेरू नामक इसने गढ़बीठली पहाड़ी पर अजय मेरू नामक दुर्ग बनवाकर अजमेर शहर बसाया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया, ठीक है, ठीक है। यह दुर्ग तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। यह दुर्ग तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। यह दुर्ग तारागढ़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक बात तो हुई ये। दूसरी बात, यह प्रथम चौहान शासक था जिसने चांदी व तांबे के सिक्के चलाए थे। इन सिक्कों को अजय प्रिय द्रह्म भी कहा जाता है। इन पर पृथ्वीराज फर्स्ट, अजय राज, इन पर अजय राज व अपनी पत्नी सोमल
सोमल देवी या सोमलेखा। सोमलेखा मिलता है सोमवती, आप सोमल देवी रखना, ठीक है। अपनी पत्नी सोमल देवी का नाम मिलता है, का नाम मिलता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है कि उस ज़माने में, और जो है इस प्रकार से सोने के सिक्के चलाना और उसके ऊपर अपना नाम लिखना, अपनी पत्नी का नाम लिखना बड़ी बात थी, ठीक है। सोने के, चांदी के, सॉरी, सोने के और तांबे के उस समय में सिक्के चलाना बड़ी बात थी, ठीक है। इसके अलावा हम बताएं कि इन्होंने जो है इन्होंने गर्जन मातंगों को पराजित किया। गर्जन मातंगों मतलब गजनी के शासक, है ना, गजनी के शासक को पराजित किया, को पराजित किया, ठीक है। अगली बात हम इनके बारे में लिख सकते हैं, वो ये है कि ये शैव धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे, मगर मगर अन्य धर्मों का भी सम्मान करते थे, अन्य धर्मों का भी सम्मान करते थे। कैसे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैन धर्म की शाखाएं श्वेतांबर व दिगंबर के मध्य शास्त्रार्थ करवाया था, शास्त्रार्थ करवाया, शास्त्रार्थ करवाया, जिसकी अध्यक्षता जिसकी अध्यक्षता जिसकी अध्यक्षता जिसकी अध्यक्षता स्वयं ने की, जिसकी अध्यक्षता स्वयं ने की थी, जिसकी अध्यक्षता स्वयं ने की थी, ठीक है। एक बात ये, दूसरी बात इसमें आ जाएगी हमारी, जो अजमेर में जो पार्श्वनाथ का मंदिर है उसमें एक स्वर्ण कलश दान में दिया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अजमेर के एक पार्श्वनाथ मंदिर में स्वर्ण कलश दान में दिया, स्वर्ण कलश दान में दिया, ठीक है, स्वर्ण कलश दान में दिया, ठीक है। तो ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखनी है। और अंत में जो है अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर और पहाड़ियों में तपस्या करने ये चले जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अगली बात क्या है कि अंत में अपने जीवन के आखिरी समय में अपने जीवन के आखिरी समय में अपने पुत्र के पक्ष में, पुत्र था अर्णोराज, है ना, अपने पुत्र अर्णोराज के पक्ष में सिंहासन त्याग कर सिंहासन त्याग कर सिंहासन त्याग कर पुष्कर की पहाड़ियों में, पुष्कर की पहाड़ियों में तपस्या
हेतु चले जाते हैं, तपस्या हेतु चले जाते हैं, ये बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं अजय राज के संबंध में। आप इसको बढ़िया तरीके से तैयार करें और अजय राज में इतना पढ़ लेना, आपका काम बढ़िया से मुझे लगता है हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आता हूँ अब अगले शासक के और अर्णोराज के ऊपर, है ना। अर्णोराज के पक्ष में इन्होंने सिंहासन त्याग दिया, तो अगले शासक बनेंगे अर्णोराज। आप इसको उतारे प्यारे साथियों, तब तक हम आते हैं अर्णोराज के ऊपर। ठीक है, मैं इसको बैठा रहा हूँ और अर्णोराज की बात करेंगे। अर्णोराज का इतिहास काफ़ी बड़ा रहा है और ढेर सारी उनकी जो है सांस्कृतिक विशेषताएं रही हैं और कुछ राजनीतिक उपलब्धियां भी रही हैं। कई युद्ध उन्होंने किए जिसमें खुद जीते हारे भी, ना। चालुक्यों के साथ बड़ा संघर्ष रहा उनका। पहले चालुक्यों को 1134 में इन्होंने पराजित किया, जयसिंह सिद्धराज को। फिर जयसिंह सिद्धराज की लड़की से विवाह किया और जो है जयसिंह सिद्धराज की पुत्री जो थी कांचन देवी, उससे विवाह किया, जिससे आगे चल के पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज जो है उनका जन्म होगा। बाद में जयसिंह सिद्धराज के पुत्र, जिनका नाम था जयसिंह सिद्धराज के पुत्र ने इनको पराजित किया था कुमारपाल ने, है ना। कुमारपाल ने इनको पराजित किया। फिर इन्होंने अर्णोराज ने अपनी पुत्री जलहण देवी का विवाह कुमारपाल के साथ कर दिया। इस प्रकार से वो मामला सलटा, है ना। मालवा के जो शासक थे नरवर्मन, उसको इन्होंने पराजित किया। तो ये सारी बातें हैं, हम यहाँ पे कर लेते हैं एक के बाद एक। ठीक है, अर्णोराज, अर्णोराज। ठीक है, शासनकाल 1133 से 1100, कहीं पे 50 और कहीं पे 1155 मिलता है। ठीक है, 1150 और 1155 मिलता है अर्णोराज के समय का शासनकाल। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं इसमें अर्णोराज के समय की। तो अर्णोराज का एक तो जो तुर्कों के साथ संघर्ष था वो हम बात करते हैं। ठीक है, तुर्कों के साथ संघर्ष हुआ। दरअसल अर्णोराज के समय में जो तुर्क थे वो अजमेर तक पहुंच गए थे। अजमेर तक पहुंचे तो अर्णोराज ने जो है तुर्कों को पराजित किया युद्ध में। इनका कहते हैं कि कत्लेआम करवा दिया और इनके खून से पूरी जो भूमि थी वहाँ की वो लाल हो गई थी। इसलिए अर्णोराज ने उस खून से सनी भूमि को साफ करवाने के लिए यहाँ पे एक झील खुदवा दी, जिसको आना सागर झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक ये बात हम लिखेंगे तुर्कों के साथ संघर्ष में। ठीक है, और दूसरी बात हम इनका चालुक्यों के साथ संघर्ष पढ़ेंगे और तीसरा इनका परमारों के साथ संघर्ष पढ़ेंगे। 3 संघर्ष पढ़े हैं और उसके बाद इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां, फिर इनके उत्तराधिकारी की ओर आ जाएंगे हम। ठीक है, तो चालुक्यों तुर्कों के साथ संघर्ष को मैं यहाँ पे लिख डालता हूँ। ठीक है, तुर्कों के साथ संघर्ष में यही बात है। 1 नंबर पे हम लिख सकते हैं तुर्कों के साथ संघर्ष, है ना। तुर्कों के साथ संघर्ष। ठीक है, तुर्कों के साथ संघर्ष में क्या बात है, देखिए हम लिखेंगे कि अर्णोराज के समय में, अर्णोराज के समय तुर्क, ये मुस्लिम थे ना, तुर्क अजमेर तक पहुंच गए थे। अजमेर तक पहुंच गए थे। अर्णोराज ने इनका मतलब तुर्कों का कत्ल-ए-आम करवा दिया।
ठीक है, कत्ल ए आम करवा दिया। तथा इनके खून से पूरी भूमि, पूरी का मतलब अजमेर की है ना, पूरी भूमि लाल हो गई, जिसे साफ करवाने के उद्देश्य से नाग पहाड़ी व गढ़विठली जो पहाड़ियां हैं उन दोनों के बीच में चंद्रा नदी को रोककर और आना सागर झील का निर्माण करवा दिया था। ठीक है, के उद्देश्य से नाग पहाड़ी व गढ़विठली पहाड़ियों के मध्य ये नदी का नाम ध्यान रखना, चंद्रा नदी का पानी रोककर और कौन सी झील बनाई, आना सागर झील। ये भी नाम ध्यान रखना, आना सागर झील बनवाई, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण बात है। आना सागर झील किसने बनवाई थी, ये सवाल अक्सर एग्जाम में पहले पूछा जाता था, आजकल नहीं पूछा जाता, लेकिन क्या पता पूछ लें। तो किस नदी को रोककर बनवाई, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाएंगे। अजमेर की जो नाग पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से एक पश्चिमी राजस्थान की बड़ी प्रसिद्ध नदी है लूनी नदी, वो निकलती है, तो लोग लूनी नदी की ओर जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, लूनी नदी को नहीं रोका गया था, किसको रोका गया था, चंद्रा नदी को रोका गया था। ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखनी है। अब हम चालुक्यों के साथ संघर्ष पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या पढ़ते हैं, चालुक्यों के साथ संघर्ष। ठीक है, चालुक्यों के साथ संघर्ष। ठीक है, चालुक्यों के साथ संघर्ष की बात करें तो इसमें आएगा हमारा चालुक्यों के साथ संघर्ष में अर्णोराज का चालुक्यों के साथ 2 बार प्रमुख रूप से संघर्ष हुआ, 2 बार प्रमुख रूप से संघर्ष हुआ। इसमें पहला तो हम लिखते हैं 1134 ईस्वी में, 1134 ईस्वी में अर्णोराज ने जयसिंह सिद्धराज को पराजित किया, ठीक है, जयसिंह सिद्धराज को पराजित किया। जयसिंह ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज के साथ किया, ठीक है। एक बार तो संघर्ष ये हुआ। दूसरा संघर्ष कब हुआ, दूसरा संघर्ष हुआ 1145 ईस्वी में, ठीक है, और इसमें
जयसिंह सिद्धराज की तो उससे पहले मृत्यु हो चुकी थी, उसका पुत्र कुमारपाल जो है वो यहाँ पे शासक बन चुका था। ठीक है, लेकिन कुमार अगले युद्ध में 1145 में जो होगा उसमें कुमारपाल ने अर्णोराज को पराजित किया। तब अर्णोराज को अपनी पुत्री जलहण देवी का विवाह कुमारपाल के साथ करना पड़ा। तो ये बात हम लिखते हैं 1145 ईस्वी में अर्णोराज का मुकाबला जयसिंह सिद्धराज के पुत्र कुमारपाल, जो कि चालुक्य शासक था इस समय ना, कुमारपाल चालुक्य से हुआ, ठीक है, जिसमें अर्णोराज पराजित हुआ तथा अर्णोराज को अपनी पुत्री जलहण देवी का विवाह कुमारपाल के साथ करना पड़ा। कुमारपाल के साथ करना पड़ा, ठीक है, एक ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो ये था चालुक्यों के साथ संघर्ष अर्णोराज का। अब हम बात करते हैं अर्णोराज का जो संघर्ष हुआ मालवा के परमारों के साथ। उसमें तो एक ही बात है कि मालवा के जो परमार शासक नरवर्मन थे उनको अर्णोराज ने पराजित किया था। ठीक है, तो हम ये बात और कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे लिखें परमारों के साथ संघर्ष। ठीक है, परमारों के साथ संघर्ष। ठीक है, परमारों के साथ संघर्ष में एक ही बात है कि अर्णोराज ने मालवा के परमार शासक अर्णोराज ने मालवा के परमार शासक नरवर्मन को पराजित किया। ठीक है, ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है ये शासक का नाम। ठीक है, बढ़िया तरीके से याद रखना है। तो ये कुछ राजनीतिक इतिहास था अर्णोराज का जो हमने यहाँ पे देखा, और आप बढ़िया तरीके से इसको उतारें विद्यार्थियों। और अगली स्लाइड पे हम चलते हैं जहाँ पे हम अर्णोराज की कुछ जो सांस्कृतिक उपलब्धियाँ रही हैं उनके बारे में हम जिक्र करते हैं कि अर्णोराज की क्या क्या सांस्कृतिक उपलब्धियाँ रही थी। ठीक है, तो आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम आते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है, चलो ये हमने इसको मिटा दिया। और अर्णोराज ये भी शैव धर्म का अनुयायी था, मगर जो है वैष्णव धर्म को भी इसने जो है संरक्षण दिया, जैन धर्म को संरक्षण दिया, है ना। जैन धर्म के जो खतरगच्छ शाखा थी उसको भूमि अनुदान दिया। जैन धर्म के विद्वान थे धर्मघोष और देवघोष, उनको उसने संरक्षण प्रदान किया। इसके अलावा इसने अजमेर में जो है पुष्कर में वराह मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिनकी मूर्तियों को आगे जहांगीर, जो मुगल बादशाह आएगा जहांगीर, है ना, उसने जो है उन मूर्तियों को उखाड़कर और आना सागर झील में फेंकवा दिया था, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं इनके समय की, तो हम इन सब की बात कर लेते हैं एक एक करके। ठीक है, तो अर्णोराज की सांस्कृतिक उपलब्धि में यहाँ पे अर्णोराज तो लिख ही रखा है, कुछ सांस्कृतिक उपलब्धि में लिख देता हूँ।
सांस्कृतिक उपलब्धियां, ठीक है, सांस्कृतिक उपलब्धियां लिख सकते हैं हम। तो इसमें हम लिखते हैं पहली बात कि अर्णोराज शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था, पहली बात। दूसरी, धार्मिक सहिष्णु शासक था, है ना, धार्मिक सहिष्णु वाला, धार्मिक सहिष्णुता वाला शासक था, ठीक है। कैसे था धार्मिक सहिष्णु, इसके संदर्भ में फिर हम पहली बात लिखेंगे कि इसने अजमेर, इसने पुष्कर में, इसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। इसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। मेवाड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये लोग आप बताएंगे, मैं इस बात को पहले करवा चुका हूँ, ठीक है। मेवाड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण जो है अर्णोराज ने करवाया था। कालांतर में, इसमें लिखता हूँ मैं, कालांतर में मुगल बादशाह पेन थोड़ा बदलते हैं, मुगल बादशाह जहांगीर ने वराह मंदिर की मूर्ति, वराह मंदिर की मूर्ति को उखड़वाकर आना सागर झील में फेंकवा दी थी, है ना, फेंकवा दी, ठीक है, आना सागर झील में फेंकवा दी थी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात कि इसने, है ना, इसने जैन धर्म की खतरगच्छ शाखा को, जैन धर्म की खतरगच्छ शाखा को भूमि अनुदान दिया था, है ना, भूमि अनुदान दिया था, ठीक है, भूमि अनुदान दिया था। ये इसकी धार्मिक सहिष्णुता की बात कर रहे हैं कि देखो खुद शैव था, फिर भी वराह मंदिर का मतलब विष्णु की मूर्ति, यानी कि वैष्णव संप्रदाय को संरक्षण दिया, जैनों को संरक्षण दिया जा रहा है। तीसरी बात मैं यहाँ पे करूँ तो देवघोष व धर्मघोष नामक जैन विद्वान थे, देवघोष व धर्मघोष नामक जैन विद्वानों को संरक्षण दिया, जैन विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, ठीक है। मुझे लगता है ये प्रश्न छप सकता है एग्जाम में, आप इसको बढ़िया तरीके से याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें। ये दोनों बंदे बड़े कमाल के हैं, देवघोष और धर्मघोष, इनका नाम पेपर में आपको मिल सकता है, ऐसा मेरा एक मोटा सा अनुमान है, ठीक है। आप ऐसा कोई FIR तो मेरे ऊपर दर्ज करेंगे नहीं, सर ने कहा था पेपर में छपा नहीं तो हम FIR दर्ज करते हैं, ऐसा कुछ है, मुझे नहीं लगता कि आप करेंगे, और उतना दावा मैं कर भी नहीं रहा हूँ, लेकिन संभावना जो है मैं पूरी व्यक्त कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये प्रश्न छप सकता है। ये इनकी कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां थी। अर्णोराज
की मृत्यु के बारे में ये कहा जाता है कि इनका ही पुत्र था जगदेव, उसने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, और इस प्रकार से जगदेव चौहानों का पितृहंता शासक कहलाता है। ठीक है, तो हम इन्हें लिखते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। ठीक है, तो मृत्यु, अर्णोराज की मृत्यु, अर्णोराज की मृत्यु। ठीक है, अर्णोराज की मृत्यु, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि अर्णोराज के पुत्र, अर्णोराज के पुत्र जगदेव, जो इनकी जोहिया राजकुमारी सुधवा थी, सुधवा नामक पत्नी का पुत्र था। अर्णोराज के पुत्र जगदेव ने, अर्णोराज के पुत्र जगदेव ने इनकी हत्या कर दी, इनकी हत्या कर दी। ठीक है, इस प्रकार जगदेव चौहानों का पितृहंता शासक कहलाया। इस प्रकार जगदेव चौहानों का पितृहंता कहलाया। ठीक है, मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कौन माना जाता है? मालदेव को, जिसके बारे में कहा जाता है गंगा की हत्या की। और मारवाड़ का दूसरा पितृहंता शासक कहा जाता है बख्त सिंह को, जिसने अजीत सिंह की हत्या की। मेवाड़ का पहला पितृहंता शासक कहा जाता है ऊदा को, जिसने अपने पिता कुंभा की हत्या की। और चौहानों का पितृहंता शासक कहा जाता है जगदेव को, जिसने अर्णोराज की हत्या की। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि किस राजवंश का कौन पितृहंता रहा है ना, तो किसने किसकी हत्या की और कब की, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सन का कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ऐसे पता होना चाहिए कि मेवाड़ का पितृहंता कौन था, मारवाड़ का कौन था, चौहानों का कौन था। मैंने आज इंडियन हिस्ट्री वाली क्लास में भी आपको करवाया है, बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी, है ना। तो अजातशत्रु हर्यक वंश का पितृहंता शासक था। हर्यक वंश तो पूरा ही पितृहंता वंश कहलाता है, क्योंकि उसमें सभी शासक जितने भी हुए थे उन सब ने अपने पिता की हत्या करके ही शासन सत्ता हाथ में ली थी, है ना। तो ये सारी बातें आपको इस प्रकार से कनेक्ट करके पढ़ा करो। जैसे आप पढ़ रहे हो कि किसने, मतलब कोई सा भी वंश पढ़ रहे हो तो उसमें ऐसे कोई भी घटना आई कि जैसे पितृहंता वाली बात आई, तो अन्य राजवंश में ऐसा पितृहंता कौन हुआ, उसमें कौन हुआ, उसमें कौन हुआ, उसमें कौन हुआ, एक जगह लिख दिया। जैसे अब आप यहाँ पे लिख देना, है ना, कि कहाँ कहाँ के पितृहंता कौन थे, कुछ एक तो मैंने बता दिए। अब आप जहाँ जहाँ भी पढ़ो उसको यहाँ लिस्ट में चिपका देना, थोड़ी जगह छोड़ देना बस, है ना। इस प्रकार से नोट्स बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाते हैं। चलो, ये इनकी मृत्यु हो गई। अब हम बात करते हैं अर्णोराज के उत्तराधिकारियों की, कि इनके उत्तराधिकारी कौन कौन हुए थे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ विद्यार्थियों। चलो मैं थोड़ा सा बोल के बता देता हूँ, मेरे भी हाथ को थोड़ी रिलीफ मिल जाएगी, क्योंकि लगातार लिखते हैं तो दर्द करने लगता है। ठीक है, तो देखो, हुआ कुछ यूँ था कि अर्णोराज के प्रमुख रूप से दो पत्नियां थी। एक सुधवा राजकुमारी, सुधवा राजकुमारी नहीं थी, सुधवा तो उसका नाम था, जोहिया राजकुमारी थी, सॉरी, जोहिया राजकुमारी सुधवा, जिससे एक तो जो है इनके कहाँ गए, जगदेव का जन्म हुआ था, और एक हुआ था हमारे विग्रहराज तृतीय का जन्म हुआ था ना, विग्रहराज, सॉरी, विग्रहराज तृतीय नहीं थे, यहाँ पे आ गए ना हम। इसके बाद हाँ, विग्रहराज चतुर्थ का जन्म हुआ था। ठीक है, तो जो सुधवा राजकुमारी, जोहिया राजकुमारी सुधवा थी, उनसे इनको दो पुत्र थे, एक जगदेव, एक विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, और एक दूसरी पत्नी थी कांचन देवी, जो अभी ये मैंने यहाँ पे करवाई थी, है ना, चालुक्य राजकुमारी कांचन देवी। उसके साथ उससे इनको जो है एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, उसका नाम था सोमेश्वर, है ना, वो सोमेश्वर था उनका नाम। ठीक है, तो जगदेव इसके बाद शासक बनता है। ठीक है, जगदेव इसके बाद शासक बनता है। जगदेव का भी जो पुत्र था वो था, जगदेव का पुत्र था पृथ्वीराज सेकंड। ठीक है, जगदेव का पुत्र
पृथ्वीराज सेकंड था, और जो दूसरे शासक थे जगदेव के भाई विग्रहराज चतुर्थ, उनके भी दो पुत्र थे। एक था अपरांगे और एक था नागार्जुन। ठीक है, अपरांगे और नागार्जुन। और उधर जो कांचन देवी से जो इनको पुत्र हुआ था सोमेश्वर, उनके भी दो पुत्र हुए, पृथ्वीराज और एक गोविंदराज नहीं, हरिराज। ठीक है, ये आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा कि किस प्रकार से कितने सारे हो गए। मैं खुद भी इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि रट्टा मारना पड़ता है, पहले से चीज़ें याद नहीं है, आज ही पढ़ के आया हूँ, है ना। तो क्योंकि फैक्चुअल है, लेकिन यहाँ से क्या है ना कि शासकों का क्रम पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं ये सारी बात बता रहा हूँ ना। तो ये मैं यहाँ पे इसको मिटा के यहाँ पे लिखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है कौन कौन अर्णोराज के उत्तराधिकारी बनेंगे। यहाँ पे बहुत कुछ जो है उलटफेर होने वाला है, और तब कहीं जाके ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मैं लिखूंगा तब जाके समझ में आएंगी। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, और आपने इसको उतार लिया होगा। अर्णोराज के उत्तराधिकारी हम यहाँ पे लिखेंगे, और फिर उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो आप इसको बार बार पढ़ोगे तो बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अर्णोराज के उत्तराधिकारी मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अर्णोराज के उत्तराधिकारी, अर्णोराज के उत्तराधिकारी। ठीक है, तो इसमें हम बात करें, देखो इसकी दो पत्नियां थी, है ना। एक तो थी जो है, एक का नाम था सुधवा। क्या नाम था? सुधवा, जो जोहिया राजकुमारी थी, है ना, जोहिया राजकुमारी थी। ठीक है, जोहिया राजकुमारी थी। और एक थी कांचन देवी, है ना, कांचन देवी। एक थी कांचन देवी, जो कि चालुक्य राजकुमारी थी। कौन थी? चालुक्य राजकुमारी, चालुक्य राजकुमारी थी। ठीक है, इस प्रकार से इनके दो पत्नियां थी। ठीक है, प्रमुख रूप से और भी होंगी, तो राजा लोग थे, बहुत सारी पत्नियां रखते थे। उस जमाने में ऐसा कोई था नहीं कि एक ही रहेगी। तो देखो, इनके दो पुत्र हुए सुधवा के। एक तो था जगदेव, है ना, ये जगदेव ही हत्या करता है और जगदेव ही शासक बनता है। जगदेव के बाद जो दूसरा जो आया, दूसरा जो पुत्र था, वो था इनके विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ ये था। ठीक है, और इसके जो कांचन देवी के जो पुत्र था वो एक ही था, और वो थे सोमेश्वर। कौन थे? सोमेश्वर। ठीक है, सोमेश्वर थे। अब देखिए, सोमेश्वर थे, है ना। अब यहाँ पे जो है जगदेव हमारे शासक बनते हैं, इसको मारकर। ठीक है, अपने पिता को मारकर शासक बनते हैं जगदेव। ठीक है, अब जगदेव के भी वैसे मैं बता दूं आपको, जगदेव के भी संतान थी। ठीक है, जगदेव के भी संतान थी, और यहाँ इनके जो पुत्र था वो था पृथ्वीराज द्वितीय। ठीक है, पृथ्वीराज द्वितीय था। ठीक है, और जो विग्रहराज फोर्थ था, इसके भी दो पुत्र हमको यहाँ पे मिलते हैं। एक तो मिलता है अपरांगे और एक मिलता है नागार्जुन। ठीक है, अपरांगे और एक मिलता है नागार्जुन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अपरांगे, अपरांगे और एक मिलता है नागार्जुन। ठीक है, ये बात इसको जरूर ध्यान रखना, नागार्जुन को, क्योंकि अपरांगी नागार्जुन दोनों को ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे नाम ऐसे लगते हैं कि चौहान राजवंश में हुए ही नहीं हो, है ना। एक गोविंद को ध्यान रखना, जो हमने कल पढ़ा था, क्योंकि ये बड़े कंफ्यूजन पैदा करते हैं। इधर सोमेश्वर के भी दो पुत्र हुए, मैं पूरा क्रम समझाऊंगा इनका। सोमेश्वर के भी दो पुत्र हुए, एक हुआ पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय, और एक हुआ हरिराज। ठीक है, हरिराज, है ना। पृथ्वीराज का जो पुत्र था वो था गोविंदराज, है ना, वो था गोविंदराज। तो ये आपको पहले डायग्राम समझना है, सबसे पहले कौन किसका पुत्र था, है ना। अब देखो, मैं यहाँ पे नंबरिंग करता हूँ कि कौन कौन शासक बने, है ना, कौन कौन कब कब शासक बने। अर्णोराज के
बाद कौन शासक बना उत्तराधिकारी के रूप में? तो अर्णोराज के बाद जगदेव शासक बना। 1 नंबर मैंने डाल दिया, ठीक है। जगदेव के बाद शासक बनता है विग्रहराज फोर्थ। यहाँ पे मैं दो दो लिखता हूँ। विग्रहराज फोर्थ शासक बनता है, ठीक है। विग्रहराज फोर्थ के बाद शासक बनता है अपरांगीय, है ना। अपरांगीय शासक बनता है, मैं यहाँ पे 3 नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। अपरांगीय के बाद में शासक बनते हैं पृथ्वीराज सेकंड, ठीक है। पृथ्वीराज सेकंड, यहाँ पे मैं 4 नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद शासन सत्ता चली जाती है उधर सोमेश्वर के हाथों में, ठीक है। पृथ्वीराज सेकंड के बाद बनते हैं सोमेश्वर नंबर 5, और सोमेश्वर के बाद शासक बनते हैं हमारे पृथ्वीराज थर्ड नंबर 6। और पृथ्वीराज थर्ड स्वयं हार जाते हैं मोहम्मद गोरी से तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में, और शासन सत्ता चल जाती है तुर्कों के हाथ में। और पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज तुर्कों की अधीनता स्वीकार करते हैं। तब मोहम्मद गौरी का जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो गोविंदराज को अजमेर सौंप के चला जाता है। लेकिन पीछे हरिराज कहता है कि यार तूने तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली, चौहानों की नाक कटवा दी। हरिराज इसको भगा देता है, अजमेर पर अधिकार कर लेता है। ये भागकर ऐबक के पास जाता है। ऐबक के पास जाता है, कहता है कि यार मेरे चाचा ने मुझे भगा दिया अजमेर से। तो कह रहा है तू चिंता मत कर। ऐबक ने कहा कि तू चिंता मत कर, मेरे को कर देता रहना, तू शासन करता रहे, तेरे को मैं रणथंभौर का किला दे देता हूँ। इसको रणथंभौर दे देते हैं। और फिर रणथंभौर की चौहान शाखा का जो संस्थापक माना जाता है वो गोविंदराज को माना जाता है ना। और फिर बाद में ऐबक आता है, हरिराज को पराजित करता है, और फिर अजमेर का भी जो शासन है वो इसी के अधीन रख दिया जाता है ना। वहाँ पे वैसे जो मीर हुसैन खिंगसमार था उसको सौंपता है। वो सारी बातें मैंने गोविंदराज ये जो रणथंभौर के चौहान पढ़ाई उसमें पूरी बात बता रखी है। वो सारी बात यहाँ पे वक्त मैंने बोल दी वैसी, वरना उसका कोई रिलेशन मतलब यहाँ पे पढ़ने का उचित नहीं है, मैं वहाँ पे पढ़ा चुका हूँ। रिपीट करेंगे तो सारी चीज़ें जो हैं हो नहीं पाएंगी। तो ये आपको डायग्राम बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है विद्यार्थियों, ठीक है। अब हम यहाँ से आगे का जो है इतिहास वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।